गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रसार प्रशासन जो टॉपिक पूर्व में पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि एक जो प्रसार प्रशासक है उसके मुख्य कार्य कौन से होते हैं। अभी तक हमने इससे पिछले जो लेक्चर था उसमें प्रशासन की विशेषताएं पढ़ी थी कि एक अच्छे प्रशासन के लिए कौन कौन सी विशेषताओं का होना आवश्यक है। आज हम देखते हैं कि प्रसार प्रशासक के जो है वो मूल कार्य कौन से होते हैं। जो हम देखते हैं कि चूँकि हम प्रसार प्रशासक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो 3 मुख्य कार्य जो बताए गए हैं उसमें पहला कार्य जो बताया गया है कि प्रसार प्रशासक जो है, क्योंकि जो एक्सटेंशन का जो वर्क होता है मूलतः जो हम देखें प्रसार का जो कार्य होता है वो अधिकतर कृषि से संबंधित या ग्रामीण इलाके में या हम कहें कि बस्तियां जो होती हैं शहरी बस्तियां वहाँ पर प्रसार कार्य की आवश्यकता होती है। तो जो भी प्रसार का कार्य चल रहा है उसमें जो प्रसार प्रशासक है उसका सबसे पहला जो दायित्व होता है कि वो नई टेक्नोलॉजी या नई जो तरीके हैं उनका ज्ञान जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को दे या नई तकनीक अपनाने के लिए, जैसे हम कहें कि कृषि है तो इस तरह की जो भी नई तकनीक है उनको अपनाने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करे। दूसरा जो उसका कार्य माना गया है कि यदि इस तकनीक को अपनाने में कोई परेशानी आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या यदि आ रही है इस तकनीक को अपनाने में, तो उस समस्या को हल करने में जो है वो सहायता प्रदान करे। और तीसरी जो कार्य माना गया है कि समय समय पर निर्देशन देना, मार्गदर्शन देना और साथ ही जो है वो निरीक्षण करना, ये एक प्रसार प्रशासक का जो है वो मूल कार्य है। अर्थात सबसे पहले जो है वो नई तकनीक के लिए जो है वो प्रोत्साहित करना, फिर उस तकनीक को अपनाने में कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान करना या उसका निराकरण करना, और तीसरा जो कार्य है कि मार्गदर्शन करना, निर्देशन करना और सुपरविज़न भी करना, साथ साथ में जो है वो निरीक्षण भी करना। ये 3 जो है वो मूलभूत कार्य जो है वो एक प्रसार प्रशासक के बताए गए हैं। अब ये जो 3 जो मुख्य कार्य बताए गए हैं इनको करने के लिए जो है वो एक प्रसार प्रशासक को जो है वो कुछ विशिष्ट कार्य करने पड़ते हैं। जब ये 3 जो मुख्य कार्य हैं इनको करने के लिए एक प्रसार प्रशासक अन्य कार्यों को भी करता है, तभी ये मूलभूत जो 3 कार्य हैं वो संभव हो पाते हैं। तो वो जो कार्य हैं वो कौन कौन से, तो उसमें पहला जो कार्य बताया गया है नियोजन या प्लानिंग करना, कि सबसे पहले जो है वो कोई भी कार्य योजना चलेगी तो उसकी प्लानिंग होना जो है वो बहुत आवश्यक है। और वास्तव में नियोजन जो है वो एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। जब भी नियोजन होगा तो उसमें डिसीज़न होगा कि किस प्रकार से कार्य करना है और एक पूरी नियोजित प्रक्रिया जो है वो तैयार होगी। तो कोई भी कार्य को करने के लिए नियोजन जो है वो फर्स्ट बिंदु है, और प्रसार प्रशासक को जो है इस कार्य को जब भी कोई योजना वो करना चाहता है तो इस कार्य को उसे करना आवश्यक होगा। दूसरा जो कार्य माना गया है वो है संयोजन करना, कि जो संगठन है, जो प्रसार प्रशासन जो प्रशासक है वो जिनके ऊपर कार्य करेगा वो कोई संगठन होगा, तो उस संगठन में एक तरीके से हम कहें कि वो संगठन टीम भावना से कार्य करे। तो उसके लिए संयोजन जो है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि संयोजन अच्छा होगा तभी जो है वो सब लोग जो है वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो पाएंगे। और संयोजन इस प्रकार का हो कि किसी में भी जब वो कार्य करें तो कोई इस प्रकार की ईर्ष्या की भावना या कोई जो है वो एक दूसरे की जो है वो कोई काम में रुकावट उत्पन्न करना, इस तरह की भावना जो है वो उन लोगों के बीच ना आए। तो ये मुख्य प्रसार प्रशासक का कार्य है कि सबके बीच में संयोजन जो है वो बनाकर रखे। तीसरा जो इसका दायित्व माना गया है प्रसार प्रशासक का वो है कर्मचारियों का चयन। यहाँ पर जो है वो उसे किस प्रकार के कार्य के लिए
किस तरह के कर्मचारियों की आवश्यकता है, उनका चयन करना जो है वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कर्मचारी जो है वो हर तरह का कार्य कर सके। जो एक संगठन होता है उसमें कुछ कर्मचारी किसी विशेष कार्य में निपुण होते हैं, कुछ कर्मचारी किसी और कार्य में निपुण होते हैं, सभी में कुछ ना कुछ कुशलता होती है। तो प्रसार प्रशासक का दायित्व है कि कर्मचारियों का सही प्रकार से वो चुनाव करे और उनकी जो योग्यता है और उसे जो कार्य करवाना है उसके लिए जो वांछित योग्यता है उनके बीच में तालमेल बिठाते हुए वो जो दायित्व जो है वो अपने जो कार्यकर्ता हैं या अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको वो देने का प्रयास करें। अगला जो कार्य बताया गया है प्रसार प्रशासन का, वो बताया गया है निर्देशन व पर्यवेक्षण, डायरेक्शन एंड सुपरविज़न। ये भी एक बहुत बड़ा दायित्व है कोई भी प्रशासक का कि समय समय पर निर्देशन प्रदान करे। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आपका अधिकारी या जो एक प्रशासक होगा वो यदि निर्देशित करता है समय पर, तो जो कार्यकर्ता हैं या जो कर्मचारी हैं या अधीनस्थ जो वर्ग है उस प्रशासक का, उनमें एक तरह से उनका मनोबल जो है वो बढ़ता है निर्देशन प्राप्त होने से, और साथ ही गलतियां होने की संभावना भी जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह उनके सुपरविज़न भी चलता रहे, निर्देशन के साथ साथ जो वो निर्देशन प्रदान करे उसको देखे भी कि वो उनका सुपरविज़न करे कि उसने जिस प्रकार कार्य के लिए निर्देशित किया था क्या उस प्रकार से कार्य हो पा रहा है या उसमें कोई कठिनाइयाँ जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। क्योंकि फिर वहाँ दायित्व हो जाता है एक प्रसार प्रशासक का कि वो उस कार्यक्रम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखे, लचीलापन रखे कि वो यदि किसी प्रकार की कार्य को पूर्ण करने में परेशानी आ रही है तो वो उस कार्य योजना को थोड़ा परिवर्तित जो है वो कर सकता है। तो वो तभी संभव है कि जब वो निर्देशन देने के बाद उसका सुपरविज़न भी करे। अगला जो दायित्व माना गया है एक प्रसार प्रशासक का वो है समन्वय या कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो होता है कि कार्यकर्ता कर्मचारीगण सबके बीच में जो है वो एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन रहे, सब लोग जो है वो एक टीम भावना से कार्य करें। क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता जो है वो कई गुना बढ़ जाती है यदि उस कार्य को करने वालों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन या अच्छा समन्वय होता है। तो ये प्रशासक का दायित्व है कि वो देखे कि टीम भावना से लोग जो है वो कार्य करें। इसके लिए वो उनकी रुचि के अनुसार जो है वो दायित्व दे और उसके साथ ही जो एक प्रेरणा उनको प्रदान करे, उनका मनोबल बढ़ाए। तो जो कर्मचारी हैं या अधीनस्थ हैं वो एक टीम भावना से काम करेंगे और एक अच्छा समन्वय उनके बीच में रहेगा। फिर है संचार या कम्युनिकेशन। ये भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए उचित संचार का होना आवश्यक है। मतलब सभी लोग जो है वो अपनी बात को कह सके। कार्य के बीच में यदि कोई परेशानी आ रही है तो अधीनस्थ वर्ग जो है वो अपने प्रशासक को उस बात को समझा सके या कह सके। तो इसके लिए जो है वो समय समय पर जो है वो प्रशासक जो है अपने कर्मचारियों से बातचीत करें। तो उससे क्या होगा कि संचार जब होता है तो आधी परेशानियां जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जो वर्ग है अधीनस्थ वर्ग वो समय पर ही उन परेशानियों से अपने अधिकारी जो हैं प्रशासक जो है उनको अवगत करा देगा और अधिकारी जो है उनसे वास्तविक स्थिति में जो परेशानियां आ रही हैं उनको समझकर और उनको दूर करने का प्रयास जो है वो उसी समय वो कर सकता है। तो ये एक प्रसार प्रशासक का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ जो है वो संचार बनाए रखे। फिर नेक्स्ट जो माना गया एक प्रशासक का दायित्व वो है बजट तैयार करना, प्रिपेयर द बजट। अब किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए, किसी भी दायित्व को निभाने के लिए बजट जो है वो बहुत आवश्यक होता है। तो एक प्रसार प्रशासक का मुख्य दायित्व है कि वो इस वित्तीय जो स्थिति है उसको संतुलित बनाए रखे। किसी भी कार्यक्रम के लिए
उसे जो बजट दिया गया है उस बजट के अनुरूप जो है वो उसका पहले से ही एक पूर्व अनुमान लगा ले कि उसे जो बजट मिला है उसे वो किस प्रकार से और किस मद पर खर्च करेगा, और एक संतुलन जो है वो बनाकर वो रखे। तो क्या होगा कि बजट बनाने से एक मोटे तौर पर जो है वो पूर्व में एक अनुमान लग जाएगा, तो इसलिए कार्य योजना में जो है वो फिर परेशानी नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि हमने बजट नहीं बना रखा बहुत अच्छे से, तो जब कार्य शुरू हो जाता है तो उसके बाद वित्तीय जो है वो परेशानी आने लग जाती है और वो कार्य जो है वो बीच में ही हमें रोकना पड़ता है। तो बजट बनाने से प्रसार प्रशासक एक अच्छा संतुलित बजट बनाकर रखेगा तो वो इन परेशानियों से जो है वो बच सकता है। अगला जो एक दायित्व माना गया है प्रसार प्रशासक का वो है प्रतिवेदन तैयार करना। अब प्रतिवेदन बनाना, कोई भी कार्य योजना जब होती है तो उसका प्रतिवेदन जो है उसके अंत में जो है वो उसकी रिपोर्ट तैयार करना या उसका प्रतिवेदन बनाना जो है वो आवश्यक होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि भविष्य के जो कार्यक्रम हैं उनमें सहायता मिलती है। यदि हमने इस कार्य योजना को अभी समाप्त किया और उसका एक संपूर्ण प्रतिवेदन है हमारे पास, तो क्या होगा कि जब भी अगली रूपरेखा बनेगी तो उस प्रतिवेदन को जो है वो आधार माना जा सकता है। अगला जो इसका लास्ट जो एक कार्य माना गया है प्रसार प्रशासक का वो है मूल्यांकन करना। ये भी बहुत ज़रूरी है कि कार्य पूर्ण हो गया, उसका प्रतिवेदन तैयार हो गया, अब उसका वो मूल्यांकन करे कि उसने अभी जो कार्य किया है उसमें क्या कमियां रह गई, उस कार्य को वो और किस ढंग से जो है वो बेहतर तरीके से कर सकता था। तो मूल्यांकन जो है एक तरीके से आधार प्रदान करता है और एक उस कार्यक्रम के प्रभाव को जानने का अवसर भी देता है कि वास्तव में आपने जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई उसको और कार्यक्रम के जो लक्ष्य थे या उद्देश्य थे उनको किस स्थिति तक जो है वो प्राप्त किया जा सका। तो ये तो हम देखते हैं कि एक प्रसार प्रशासक के क्या दायित्व होंगे, या जब प्रशासन हो रहा है तो उसके कौन कौन से जो है वो कार्य होंगे। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।